वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू 100। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में गिवन है कि Q इज इक्वल टू KP एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे Q है ये रन ऑफ है, P है वो प्रेसिपिटेशन है और K एक कोफिशिएंट है जो कि डिपेंड करेगा कि आपका कैचमेंट है जो है वहाँ का एरिया कैसा है। कैचमेंट एरिया जैसे वहाँ की इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है, ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं परवियसनेस उसकी कम है या ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्टअप एरिया है, कवर्ड एरिया है, रोड है, सो वहाँ पे के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे रन ऑफ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन तो होगा नहीं वहाँ पे। सो के की वैल्यू वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और सबसे ज़्यादा के की वैल्यू हो सकती है जब बिल्कुल भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा तो के की वैल्यू हो सकती है 1। और अगर कोई वेजिटेटिव कवर है या फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ही ज़्यादा है, तो इस केस में के की वैल्यू हो जाएगी बहुत कम। तो के की वैल्यू हम कह सकते हैं कि कम से कम 0 हो सकती है, कि कुछ भी रन ऑफ ना हो, सारा का सारा जो प्रेसिपिटेशन है वो इन्फिल्टर हो जाए। और बड़ी से बड़ी हो सकती है 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती क्योंकि रन ऑफ प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है हमने, यहाँ पे भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, वो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया सेम चीज़ है दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं हाइड्रोलॉजी के, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है किसी एग्जाम में, या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर हाइड्रोग्राफ से। यहाँ पे बस आपको इतना सा क्लियर रखना है कि फाइंड एक्स क्या है। एक बार इसको समझ के कर लोगे कभी गलत भी नहीं होगा और बार बार इसमें रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ याद भी नहीं रखना है, जस्ट कंसेप्ट समझना है कि फाइंड एक्स होता क्या। फाइंड एक्स वो वैल्यू है कि अगर इससे ज़्यादा कहीं रेनफॉल हो रहा है, फॉर एग्जांपल P किसी एरिया का रेनफॉल है, अगर ये 3 से ज़्यादा है तो वहाँ पे रन ऑफ होगा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। इट मीन्स वहाँ पे रन ऑफ होगा वो होगा P-3। अगर P है ये 3 से कम है या 3 के इक्वल है तो वहाँ पे रन ऑफ हो जाएगा 0। अगर P लेस देन 3 है तो वहाँ पे रन ऑफ हो जाएगा वो लेस देन या इक्वल टू तक भी रन ऑफ हो जाएगा 0। यही होती है फाइंड एक्स की डेफिनेशन। अब जैसे यहाँ पे रेनफॉल है 90 मिनट्स तक, एक ये स्टॉर्म आया है 90 मिनट्स तक रेनफॉल हो रहा है, इसके लिए हमें निकालना है कि रन ऑफ क्या होगा। और 15-15 मिनट की इंटेंसिटी गिवन है, जैसे स्टार्टिंग के 15 मिनट तक इस रेट से रेनफॉल हुआ, फिर इससे हुआ, फिर इससे हुआ। एक यहाँ पे डेटा मिसिंग है कि 90 मिनट्स 15-15 के हिसाब से बोला है तो 6 डेटा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 ही है। तो दूसरा डेटा खुद से एज्यूम कर लो, 3 ही ले लो, या तो या 3 से कोई छोटी वैल्यू होगी तो भी सेम आएगा आंसर, भी आगे समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ले लिए। अब अगर 3 है रेनफॉल की रेट इंटेंसिटी और फाइंड एक्स भी 3 है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स में रन ऑफ हो जाएगा 0, सेकेंड 15 मिनट्स में भी 0 अगेन 3 है, इससे अगले वाले में रन ऑफ होगा 10-3। सो 10-3। अब ये ध्यान से देखो, ये रेट है पर आवर में और ये भी यहाँ पे है पर आवर में, और इस रेट से रेनफॉल हो रहा सिर्फ 15 मिनट तक। अगर ये 1 घंटे तक होता तो ये रन ऑफ होता, लेकिन रेनफॉल सिर्फ 15 मिनट तक हो रहा है, सो इसका 1/4 होगा। 60 मिनट में इतना रन ऑफ हो रहा है तो 15 मिनट में होगा इसका 1/4। ओके, प्लस नेक्स्ट में अगेन 8-3 डिवाइडेड बाई 4, प्लस 2 में क्या होगा, 2 में 0 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि 2 है तो रेनफॉल रन ऑफ कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर रेनफॉल बहुत कम है, इन्फिल्ट्रेशन की रेट ज़्यादा है, फाइंड एक्स ज़्यादा है या इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में ये होगा कि कोई भी रन ऑफ नहीं होगा, सारा का सारा रेनफॉल है वो इन्फिल्टर हो जाएगा ग्राउंड के सरफेस के अंदर। सो इसमें 0 हो जाएगा, जैसे 3 वाले में 0 हुआ था। इसके बाद 5 वाले में हो जाएगा 5-3 तो 2 डिवाइडेड बाई 4। इस टाइप से इनको ऐड करोगे तो 7 + 5 + 2 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो रन ऑफ की, सो ये आ जाएगा 3.5। 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 3.5 आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, एक बार समझ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी वैसा सा ही क्वेश्चन, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये भी हो जाएगा।
बट डिफरेंस यहाँ पे कि यहाँ पे रेनफॉल ही पूछ लिया, जो कि और भी इजी पड़ेगा। ये है, इस टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं हेटोग्राफ, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में इंटेंसिटी 2 है, अगले 15 मिनट्स में भी इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर आ रहा है, फिर 10, 8, 2, 5। सो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पर आवर से 15 मिनट तक रेनफॉल हो रहा है। अगर 2 सेंटीमीटर पर आवर से 1 घंटे तक रेनफॉल होता तो 2 सेंटीमीटर रेनफॉल होता, यही होती है इंटेंसिटी। तो 2 सेंटीमीटर रेनफॉल होता अगर 60 मिनट रेनफॉल होता। तो अगर 15 मिनट रेनफॉल हो रहा है तो इसको बाई 4 कर देंगे। सेम अगले वाले में भी 2/4। इस तरीके से 4 कॉमन ही लिख देते हैं, क्योंकि हर एक में आएगा। ये भी 15 मिनट का दिया हुआ है, ये भी 15 मिनट का गिवन है, इससे अगला भी 15 मिनट का गिवन है। फिर यहाँ पे 2 प्लस 10 प्लस 8, यहाँ पे हम रेनफॉल निकाल रहे हैं, हमें रन ऑफ नहीं निकालना है, रेनफॉल निकालना है। तो हम सारा का सारा ऐड कर रहे हैं। 5 का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं है, यहाँ पे ऐसे दे दिया कंफ्यूज करने को। सो +2 + 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा कुछ 29/4। सो ये आ जाएगा 7.25। जस्ट ये फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि ये एरिया निकालना है, ये वाला सारा का सारा एरिया। या फिर इस तरीके से भी काफ़ी इजी पड़ रहा है कि 1 घंटे का निकाल लो और कितने मिनट हो रहा है उस रेट से, उससे डिवाइड कर दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट हाइड्रोग्राफ के रिगार्डिंग कि कौन से स्टेप्स हैं जो नहीं होंगे अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना होता है तो यहाँ पे क्यू लेते हैं और यहाँ पे टाइम लेते हैं। ओके, सो इसके बाद इसमें से बेस फ्लो सेपरेट कर दिया जाता है। बेस फ्लो सेपरेट करने के बाद जैसे कि ये स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ आ रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे ये है मीटर क्यूब पर आवर और यहाँ पे भी टाइम में है आवर। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया निकालेंगे। जो इस हाइड्रोग्राफ का एरिया होगा वो कैचमेंट एरिया के लिए वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ होगा। सो ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया रन ऑफ का। अब हमें डेप्थ की फॉर्म में रन ऑफ चाहिए तो इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे कैचमेंट एरिया, जो कैचमेंट का एरिया उससे डिवाइड कर देंगे तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ आ जाएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी आने के बाद ये जो ऑर्डिनेट्स है हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं इनको डी से डिवाइड कर देते हैं। उसका पर्पज ये होता है, फॉर एग्जांपल ये डी आया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आया तो इसका कुछ ऑर्डिनेट है क्यू, तो इसको 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए हम अज्यूम करते हैं प्रोपोर्शनलिटी। सो इस क्यू को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं कि अभी जो नई ऑर्डिनेट्स आएंगी उनका अगर रन ऑफ निकालेंगे तो वो 1 आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोला कि अब यहाँ पे एक हम डायग्राम बनाते हैं हेटोग्राफ का और उसमें इफेक्टिव ड्यूरेशन स्टॉर्म की क्या है वो प्लॉट करते हैं। इफेक्टिव ड्यूरेशन वो है कि जिसमें रन ऑफ हो रहा है इफेक्टिवली, क्योंकि स्टार्टिंग और इनिशियल और बाद में कम हो जाती है इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, स्टार्टिंग में भी कम होती है, बाद एंड में भी कम हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल इस टाइप से अगर है ये, इस टाइप से ये हेटोग्राफ है। सो यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व। सो इसके ऊपर वाला जो होगा वो रन ऑफ होगा। सो ये 4th वाले स्टेप में ये दी है। सो यहाँ पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सारे ही करेक्ट है। सो सी हो जाएगा, ये सॉरी ई हो जाएगा आंसर नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि हमें रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाना है डिजाइन स्टॉर्म का, मतलब अपने पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है और हमें उससे स्टॉर्म का हाइड्रोग्राफ बनाना है। सो जो पहले वाला होगा उसका रिवर्स होगा। यहाँ पे जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं तो उन ऑर्डिनेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकालते हैं हम, डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकालते हैं डिजाइन स्टॉर्म के लिए। डिजाइन स्टॉर्म का डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करेंगे 1 से, जो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब जो यूनिट हाइड्रोग्राफ की ऑर्डिनेट्स आ रही थी, जैसे ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इसकी ये जो ऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल Q1 थी, तो अब इसे स्टॉर्म के हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए इसको यहाँ पे जो ये फैक्टर आ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा के दिया है, ये बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोग्राफ।
तो आप कंसेप्ट समझो इसको। अगर मैं ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फॉर स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, और नीचे वाला 1 इंटू ए है, ये आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो सेम ही चीज़ है, बस इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया तो सेम है दोनों जगह। जनरली हम कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्म में करते हैं क्योंकि हमें इजी पड़ता है कि हम डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल रहे हैं ये तो कि भाई इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ पे आ रहा है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टॉर्म का हाइड्रोग्राफ आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें ये बस ये ध्यान रखना है कि सेम ही चीज़ है, ये जो थी अगर ऊपर नीचे मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 87, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट सारे सही हैं, हम एक बार समझ लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्या है। सो पहले स्टेटमेंट में दिया है कि कहीं पे ओवरफ्लो हो रहा है, या तो किसी रिवर के ओवरफ्लो हो रहा है, रिवर का जो नॉर्मली बैंक्स होता है उससे ओवरफ्लो हो रहा है, आसपास के एरियाज में पानी जा रहा है, या फिर किसी वाटर बॉडी से ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसी को फ्लड बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक स्टेज ऑफ द रिवर आपको पता होना चाहिए। स्टेज ऑफ द रिवर होता है मतलब रिवर की डेप्थ। फॉर एग्जांपल ये रिवर का सेक्शन है, सो इतने डेप्थ में अगर रिवर फ्लो हो रही है तो ये इस रिवर की स्टेज है, ये डी है अगर डेप्थ, तो डी को स्टेज ऑफ द रिवर बोला जाता है। अब जब फ्लड आएगा तो ये लेवल इंक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में बोला है कि इसलिए इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे हम वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल मार्क कर देते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया है रिवर में और रिवर इस लेवल पे फ्लो होने लगे तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि इस लेवल पे आ गया है मतलब डेंजर है, अगर इस लेवल तक ही आया अभी तो ये वार्निंग है। तो इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे इस टाइप से मार्क कर देते हैं कि ये वार्निंग लेवल कौन सा है, डेंजर लेवल कौन सा है, ताकि आसपास की पब्लिक भी थोड़ा अलर्ट हो जाए। नेक्स्ट है कि अगर सडनली हम रिलीज कर लें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कोई डैम है वो फेल हो गया और इसके कारण बहुत बड़ी अमाउंट में वाटर रिलीज हो रहा है, सो उसको भी फ्लड बोलते हैं। सो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट हो गए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई रिवर या कोई ये कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जब कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा वाटर आ जाए, फ्लडिंग की सिचुएशन हो, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं कि वो स्ट्रक्चर जिस पर्पज से बना है वो फुलफिल होता रहे। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा पानी बढ़ गया रिवर में और जो स्ट्रक्चर है वो अपना पर्पज ही फुलफिल नहीं कर पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रिज बना हुआ है, रिवर को क्रॉस करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं। अब कहीं पे उसकी विड्थ जो है वो इतनी कम रख दी, विड्थ कम, जैसे ये रिवर है तो डिस्चार्ज बढ़ गया, अब विड्थ है ये सफिशिएंट है नहीं, और विड्थ सफिशिएंट नहीं होगी तो ये राइज हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ब्रिज था और रिवर में वाटर लेवल है वो ब्रिज से भी ऊपर चला गया, तो ब्रिज अब अपना पर्पज ही सर्व नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप से प्रोविजन रखा जाता है फ्लडिंग वाली सिचुएशन के लिए। जब ब्रिज का डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे ये वाटरवे ओपनिंग, ये जो विड्थ है ये सफिशिएंट रखी जाती है ताकि अगर ज़्यादा भी क्यू इंक्रीज भी हो तो इतना ऊपर तक ब्रिज के लेवल तक पानी ना पहुँचे। एक स्पिलवे होता है एक स्ट्रक्चर जो कि डैम में प्रोवाइड करवाते हैं। डैम में जैसे कि बहुत ज़्यादा इनफ्लो आ रहा है वाटर का, तो डैम की जितनी कैपेसिटी थी उतना स्टोर कर लिया, मैक्सिमम लेवल तक स्टोर कर लिया। अब क्या करें, फिर भी पानी आ रहा है। तो इस केस में जो एक्सेस वाटर है जिसको हम डैम में स्टोर नहीं कर सकते, अपनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है डैम की, तो हम उसको डिस्चार्ज करवा देते हैं कि ये डैम बना हुआ है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं स्पिलवे वाले, जिसका पर्पज है कि अगर ये इसका मैक्सिमम डिजाइन लेवल है, अगर इससे ज़्यादा पानी आए तो ये स्पिलवे से बाहर चला जाए। तो स्पिलवे डिजाइन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि ये डैम है और ये स्पिलवे से पानी गिर रहा है, अब ये टॉप में ही हो सकता है कि ये यहाँ पे कुछ इरोजन करे, क्योंकि स्पिलवे की ओपनिंग कम करेंगे हम। जब वाटर लेवल डैम में बहुत ज़्यादा हो गया उस केस में हम स्पिलवे को ओपन करेंगे, उसमें से फ्लो करवाएंगे। सो अब हेड तो बहुत ज़्यादा है तो इस वाटर के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जो ये पानी यहाँ से आके नीचे गिरेगा वो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ये यहाँ पे इरोजन कर सकता है।
सो इसके लिए स्पेशल कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं ताकि इस कवरिंग बोलते हैं इसकी इरोजन को, तो वो ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कुछ हार्डलिक प्रोजेक्ट होते हैं, उनके रिगार्डिंग हम फ्लड्स को डिफाइन करते हैं। सो कोई हार्डलिक स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है, फॉर एग्जांपल उसकी लाइफ है 15 ईयर्स। सो ऐसा कोई भी फ्लड जिसके रिकरेंस इंटरवल है वो 15 ईयर या इससे कम है, इस टाइप के फ्लड को बोला जाता है ऑर्डिनरी फ्लड। सॉरी, ये ऑर्डिनरी फ्लड है जो कि उसके लाइफ टाइम में एक या एक से ज्यादा बार जरूर अकर होगा। दूसरा है कि कभी रेयर ओकेजन में अकर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा अकर, लेकिन कुछ रेयर ओकेजन्स हैं जिसमें पॉसिबिलिटी है उस फ्लड की कि वो उस हार्डलिक स्ट्रक्चर के लाइफ टाइम में अकर हो सकता है, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड। और स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो है वो पर्टिकुलर हार्डलिक स्ट्रक्चर के लिए स्टैंडर्ड फ्लड होता है कि इस पर्टिकुलर हार्डलिक स्ट्रक्चर जिसका लाइफ स्पैन इतना है उसमें ये स्टैंडर्ड फ्लड है वो ये रहेगा। नेक्स्ट है कि जो हमने पहले भी पढ़ा है कि हाइड्रोलॉजिक कंडीशंस और मेट्रोलॉजिक कंडीशंस एक्सट्रीम पे हैं, सो वर्स्ट कंडीशंस में है, सो उस केस में जो फ्लड अकर होगा उसको बोलेंगे प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। इस फ्लड की अकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं। सो अगेन यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं गिवन, जो ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था पहले, उसी टाइप का कुछ है, बस यहाँ पे हमने वहाँ पे दोनों वॉल्यूम थे, क्यू भी वॉल्यूम की फॉर्म में था, पी भी वॉल्यूम की फॉर्म में था, लेकिन पी को हम वॉल्यूम की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते। पी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेनफॉल इंटेंसिटी की फॉर्म में जो होता है सेंटीमीटर पर आवर में, और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्टर्स में, और क्यू पी होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। सो अब यहाँ पे बस जस्ट कन्वर्जन किया है, कुछ नहीं किया है। के की कोई यूनिट नहीं होगी, पी है तो सेंटीमीटर पर आवर में है, मुझे ऐसा यूनिट चाहिए इसकी, तो इसको 100 से डिवाइड कर दिया, 1 आवर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो तो मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड में ही है। सो 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 60 × 60 करके सेकंड में, और एरिया है ये हेक्टेयर में है, इसको अभी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इधर तो मीटर में है, सो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ रखेंगे यहाँ पे। सो इसको जब सोल्व करोगे P × A ऐसे कैसे रख देते हैं, सो नीचे आ जाएगा 36 और ऊपर आ जाएगा P × A। सो QP यहाँ पे पीक रेट ऑफ रन ऑफ है, PC है वो मीन रेनफॉल है सेंटीमीटर पर आवर में, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का कंसेप्ट हमने अभी पहले भी वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है, लास्ट लेक्चर वीडियो। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि जिसमें सारा का सारा एरिया है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रन ऑफ में। जैसे कि ये कैचमेंट एरिया है मेरा, और यहाँ पे कोई रिवर जा रही है, अब यहाँ से जो पानी यहाँ पे जो गिर रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट, और मेरा रेनफॉल हो रहा है वो सिर्फ 5 मिनट तक ही हो रहा है, तो क्या होगा, ये वह पास वाला जो एरिया है पहले इसका रन ऑफ जाएगा रिवर में, वो पास हो जाएगा फिर अगले का जाएगा। लेकिन अगर 30 मिनट का रेनफॉल हो रहा है तो इनिशियली तो सारा एरिया नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन 10 मिनट पूरा होने के बाद ये वाला एरिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पानी गिरा था वो 10 मिनट बाद अब यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे जो बारिश हुई है वो पानी यहाँ पे पहुँच गया। सो ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का कंसेप्ट है जिससे कि हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हो सकता है रिवर में। सो ये पीक रन ऑफ है, और यहाँ पे पीसी जो है वो उतने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ 10 मिनट था तो हमने 30 मिनट का रेनफॉल कंसिडर किया, कम से कम ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के इक्वल हो सकता है। ए है वो ड्रेनेज बेसिन का एरिया है, और के कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है, वो जो 1 इसकी वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है एक्सट्रीम केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और ड्यूरेशन की रिगार्डिंग। जब रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो ज़्यादा टाइम के लिए रेनफॉल होता है, और इसके उल्टा भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है तो कम टाइम के लिए होता है, अगर कम इंटेंसिटी से रेनफॉल होता है तो ज़्यादा टाइम के लिए होता है। सो इंटेंसिटी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ड्यूरेशन के।
ड्यूरेशन कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, इंटेंसिटी कम है। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट फंक्शन है, तो डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता। डायरेक्ट फंक्शन इस टाइप के फंक्शन होते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू के एक्स, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट सही है कि इनवर्स फंक्शन है ड्यूरेशन का। यहाँ पे आंसर के में आंसर डी दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकते एक साथ। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट भी काफ़ी वैग्यू है और क्वेश्चन वैसे भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी काफ़ी बार एग्जामिनर लापरवाही करते हैं, नहीं देखते हो इतना डिटेल में, तो पूछ लिया जाता है, तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का, इसको इजार्ड फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको यूज़ किया जाता है जब रोड साइड ड्रेनेज वगैरह इस टाइप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो तो उसके लिए। सो ये फॉर्मूला होता है इसमें टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का। और यहाँ पे L जो है वो ओवरलैंड फ्लो जो है उसकी लेंथ है, कितनी लेंथ पे ओवरलैंड फ्लो हो रहा है। सो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा जब P इंटू L की वैल्यू होगी वो 387 से कम होगी। काफ़ी पुराना है, आजकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो आपको वैल्यू याद रखनी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किर्चॉफ फॉर्मूला होता है एक, ये भी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए होता है। सो इसमें ये 3 स्टेटमेंट गिवन है कि कौन सा सही होगा, ये फॉर्मूला कौन सा सही है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो होंगी नहीं, क्योंकि जिस टाइप की इक्वेशन बन रही है इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते, और MCQ बेस्ड जो एग्जाम होते हैं ज़्यादातर में कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होता है। सो यहाँ पे बस आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि जैसे तीनों फंक्शन देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है। सो आप जैसे ये पावर 3 है यहाँ पे, ये याद रख लो, इसे रफ सा रहेगा याद तो भी चल जाएगा। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूरा याद करने लग गए तो बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मूले हैं, लिमिटेड हैं, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के आपने एक दिन एग्जाम देना है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज़। नेक्स्ट है कि डिकन फॉर्मूला। डिकन्स फॉर्मूला होता है जो कि यूज़ किया जाता है पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए किसी कैचमेंट एरिया के लिए जिसका एरिया ए है, स्क्वायर मीटर में। इस टाइप के फॉर्मूलेज में हमें वैल्यू भी याद रखनी पड़ती है कि ए रखना है तो किस में रखना है, क्योंकि ये डायनेमिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है कि इधर भी डायमेंशन सेम आ रही है, इधर भी डायमेंशन सेम आ रही है, तो डायमेंशन सेम नहीं है दोनों साइड की, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूलेज हैं इस टाइप के, तो इनका हमें याद रखना होता है कि ए किस में रखना है तो QP की वैल्यू किस में आएगी, ऐसे, क्योंकि इसी तरीके से डिफाइंड है फॉर्मूले। सो ए स्क्वायर मीटर में रखना है, और C है वो कांस्टेंट है, और जो QP आएगा वो डिस्चार्ज आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। सो ये QP इज इक्वल टू होता है C A रेज़ टू पावर 3/4। ये आपको ढंग से दिख नहीं रहा तो मैं लिख देती हूँ, A रेज़ टू पावर 3/4 है यहाँ पे। ये काफ़ी इजी से फॉर्मूला है और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके, सो ये ठीक है याद रखने के लिए, इजी। C A रेज़ टू पावर 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम के रिगार्डिंग। डैम में एक इकोनॉमिक हाइट होती है, जैसे जैसे डैम की हाइट इंक्रीज करते हैं उसका स्टोरेज वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, लेकिन उसके साथ साथ कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, क्योंकि में धीरे धीरे उसका बेस विड्थ भी इंक्रीज करना पड़ेगा। हाइट इंक्रीज हो रही है तो बॉटम में जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो रहा है। सो एक इकोनॉमिक हाइट होती है जिसमें कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी पर यूनिट स्टोरेज के लिए। पर यूनिट स्टोरेज के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम हो, इस टाइप की जो हाइट होगी उसको बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिक हाइट। सेकेंड है कि रिजर्वोयर स्टोरेज निकालना हो हमें डैम का, तो रिजर्वोयर कैपेसिटी कर्व का यूज करते हैं। रिजर्वोयर कैपेसिटी कर्व शो करता है कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रही है वैसे वैसे वॉल्यूम में कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन हर एक हाइट पे जो एरिया अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे जो एरिया है इस हाइट पे जो एरिया वो सेम नहीं होगा, तो इसलिए एक ग्राफ होता है इनके बीच में बना हुआ, उसको रिजर्वोयर कैपेसिटी कर्व बोलते हैं। तो उसका यूज किया जाता है रिजर्वोयर का स्टोरेज निकालने के, ये पर्टिकुलर हाइट पे कितना स्टोरेज होगा।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक हाइट निकालने के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कॉस्ट, और कॉस्ट के साथ साथ बेनिफिट कैसे वेरी कर रहा है। कॉस्ट तो कॉस्ट माइनस बेनिफिट को लेते हैं। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे अगर कॉस्ट माइनस बेनिफिट लें, इसको अब हमें मिनिमाइज करना है। मोस्ट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये मिनिमम होगा। सो इसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसा सा कुछ ग्राफ आता है। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये कॉस्ट माइनस बेनिफिट है, ये मिनिमम है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हाइट होगी इसको बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिक हाइट। ये लोवेस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी उसको बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिक हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी रिवर है इन जो ऑप्शंस गिवन है या इनमें से जो कि अपर हिली रीजन से उसमें पानी नहीं आता और वो स्नो फेड नहीं है। तो एक बार एक रिवर सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं जो मैप पे हुआ है इंडिया का। सो ये है रिवर सिस्टम इंडिया का। सो यहाँ पे ये है हिमालयन है, हिमालय की रेंज है। सो इधर जो रिवर्स निकल रही हैं वो सारी स्नोफेड रिवर्स होती हैं, और इधर जो ये वाली जो रिवर्स हैं ये स्नोफेड रिवर्स नहीं होती हैं। सो ऑप्शंस में वहाँ पे नर्मदा गिवन है। ये नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये सारी की सारी स्नोफेड रिवर्स नहीं है। और जो ऊपर वाली थी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र झेलम रावी सतलुज, ये सारी स्नोफेड रिवर्स हैं। सो ऑप्शंस जो थे उसके अकॉर्डिंग आंसर नर्मदा हो जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिनियल स्ट्रीम्स हैं वो हमेशा उनमें फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर। सो ये स्नो मेल्ट रिवर होती हैं, एक तो स्नो मेल्ट होके आती हैं अपनी हिमालय के अपर रीचेस से, और दूसरा इनकी जो ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन होती है। तो ग्राउंड वाटर टेबल की पोजीशन होती है पास के जो एरियाज हैं उनमें वो ज़्यादा होती है, और रिवर का वाटर लेवल होता है वो कम होता है। तो रिवर में ग्राउंड वाटर से भी इनफ्लो होता रहता है। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट रिवर्स के रिवर्स पे, इंटरमीडिएट स्ट्रीम पे ये जस्ट अपोजिट होता है पेरिनियल स्ट्रीम का। पेरिनियल स्ट्रीम में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट स्ट्रीम होती है रेनी सीजन में ही मोस्टली पानी रहता है। बाकी टाइम या तो वाटर लेवल बहुत कम हो गया या फिर ड्राई भी हो जाती हैं। सो ओनली रेनी सीजन में फ्लो होती हैं। और बेस फ्लो होता है जो इनफिल्टर्ड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो रिवर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यहाँ इनमें बेस फ्लो भी सिर्फ रेनी सीजन में ही होगा, ड्राई सीजन में कोई ग्राउंड वाटर फ्लो भी रिवर में नहीं आएगा। और ये जनरली इंडियन पेनिनसुला में फॉर्म्ड होती है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कौन से पार्ट को इंडियन पेनिनसुला। सो इंडिया के मैप का ये वाला पार्ट जो कि 3 तरफ से वाटर कोस्ट बाउंड्री है इसमें। सो ये वाला जो एरिया है बीच का इसको बोला जाता है इंडियन पेनिनसुलर। सो इसमें जो रिवर्स हैं वो मोस्टली इंटरमीडिएट रिवर्स होती हैं। सो क्वेश्चन जो सो ये वाला पार्ट जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, ये वाला पार्ट है, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। और इसमें जो रिवर्स होती हैं वो इंटरमीडिएट रिवर्स होती हैं। सो ये मैप में शो किया हुआ है। सो आंसर होगा इसका, सो ये हो गए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिमेरियल स्ट्रीम्स। सो इफिमेरियल स्ट्रीम्स वो होती हैं जिनमें वाटर लेवल, इफेमरल जो स्ट्रीम्स होती हैं ये भी इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स की जैसे ही होती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट स्ट्रीम ऐसे हैं कि ईयर में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ड्राई होती हैं, या 2-3 ईयर्स में एक बार ड्राई होती हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आवर्स और कुछ डेज में प्रेसिपिटेशन के बाद कुछ टाइम के लिए वाटर फ्लो होता है, इसके बाद इनमें वाटर फ्लो नहीं होता है। सो यहाँ पे भी जो वाटर टेबल की इंटरमीडिएट के लिए कंडीशन थी वही है कि वाटर टेबल होगा वो लोअर होगा, से रिवर है तो यहाँ का वाटर टेबल होगा वो वाटर के लेवल से लोअर होगा, तो कोई इनफ्लो नहीं होगा। और फ्लैश फ्लो होगा, इन्हें जब भी तेज बारिश होगी तो एकदम से उसमें फ्लो आएगा और कुछ घंटों या कुछ दिन के बाद ये फ्लो वापस से रुक जाता है। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट स्ट्रीम गेजिंग किसे बोलते हैं। सो स्ट्रीम फ्लो को मेजर करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसकी वेलोसिटी को मेजर करना, ये सब भी स्ट्रीम गेजिंग में आता है। उसके बाद रिवर का डिस्चार्ज कैलकुलेट करना, टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, ये भी स्ट्रीम गेजिंग में है। और उसकी ये वेलोसिटी हमने कर लिया कंसिडर। सो जो भी स्ट्रीम के फ्लो के
कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट है वो सारा स्ट्रीम गेजिंग में आता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे स्ट्रीम गेजिंग की पार्ट है। सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम बचे हुए 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो वो लास्ट पार्ट होगा हाइड्रोलॉजी का। थैंक यू।